न्यू उस्मानपुर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी। सड़ी गली हालत में कमरे से मिला युवक का शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच। टमाटर के बढ़े दाम से आम जनता परेशान। मंडी और बाजार के दामों में बड़ा फर्क। गाजीपुर मंडी में 30 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर दुकान पर पहुंचते ही दाम हो जाते हैं दोगुने। दिल्ली सरकार की कांवड़ नीति पर बोले विधायक संजय गोयल। सरकार करेगी बिल वेरीफाई, फिर सीधे खाते में आएगा पैसा। कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे या डीएम से करे संपर्क। नंदनगरी फ्लाईओवर का काम तेजी से जारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया काम का जायजा। 1 महीने में तैयार हो सकता है पूरा फ्लाईओवर। सिलेबस में बदलाव, किताबों में देरी की वजह। दुकानदार बोले, अभी आधी किताबें भी नहीं आई। 8वीं और 5वीं क्लास की कुछ किताबें ही हैं उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक बंद कमरे से युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मोहम्मद इद्रिस के रूप में हुई है, जो बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का रहने वाला था और दिल्ली में तंदूर पर रोटी बनाने का काम करता था। वह तीसरे पुश्ते पर एक किराए के कमरे में अकेले रहता था। पिछले 2-3 दिनों से इलाके में उसके कमरे से तेज बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत रविवार को मकान मालिक को दी गई। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर इद्रिस का शव फर्श पर पड़ा मिला। शव की हालत देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है और शव 3-4 दिन पुराना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इद्रिस के संपर्क में हाल के दिनों में कौन कौन था और उसके साथ कोई रहता था या नहीं। किराए पे दे दी थी दुकान, हमसे 2 महीने करीब हो गए। अब काम चल रहा था, हम बोले फिर भैया हमें धुआं भी आता है, हम इसे खाली भी करवाएंगे। अब उसके बावजूद चलो फिर की चल रहा है तो चल दे। अब वो 2-3 दिन हो गए, 3 दिन 4 दिन दुकान नहीं खोली। हमको बोला भाई इसका भैया आया वो कि भाई दुकान कौन ना खोल रहा, कि हम भी खोलेंगे 2-3 दिन के बाद खोलेंगे। फिर ये दुकान इन्होंने खोली नहीं है। जब वो 3 दिन 4 दिन हो गए, जब शराब सा हुआ है, जब बुधू आई है, तो जब फिर कहिए कि भाई बुधू कहाँ से आ रही है। अब 3 दिन का 4 दिन का बड़ा हुआ। ताला भी जो कौन ताला भी लगा के गया है और चाबी भी समझ नहीं। कौन लगा के गया था ताला? जो पता नहीं कौन लगा के गया, हमें क्या पता है। तो क्या शरीर पर चोट के निशान थे इनके? ना शरीर हमें कुछ पता ना। वो तो बिल्कुल वो मतलब सड़ रहा है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि क्या आपका घर है ये? हाँ। आपने किराए पे दी थी? कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये बताऊँ साइड के रहने वाले। क्या नाम है इसका? कितनी उम्र होगी? नाम भी नहीं जानती, वैसे उम्र तो इसकी 30 साल की उम्र। नाम कुछ पता हो इसका? नाम भी हमें पता नहीं। हम बरसात के मौसम में अक्सर सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से इनके दाम बढ़ते जाते हैं। इन दिनों टमाटर के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। कुछ दिन पहले जो टमाटर 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था, वही अब दुकानों पर 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण टमाटर जल्दी खराब हो रहा है, इसलिए रेट बढ़े हैं, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। जब हमने गाजीपुर मंडी के आड़तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि मंडी में टमाटर अभी भी 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की कमी नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी और दुकानों के दाम में बहुत फर्क है। मंडी में जो टमाटर 25 रुपए किलो है, वो दुकान पर 2 गुने दाम पर बिक रहा है। इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। मैम, टमाटर का रेट तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ा मौसम की चेंजिंग की वजह से रेट डाउन हो गया। अच्छा, जी। क्या रेट चल रहा है आज का रेट जो है 500 रुपये से लेके 800 साढ़े 800 रुपये तक के टमाटर बिके हैं, जिसमें सुंदर नगर के टमाटर 500 रुपये और बेंगलोर के टमाटर 800 साढ़े 800
और एक गाड़ी आज औरंगाबाद की भी आई है, महाराष्ट्र की। वो गाड़ी 600 रुपये के 600 साढ़े 600 रुपये का हाइब्रिड बिका है। आप ये समझो जो बढ़िया टॉप क्लास का टमाटर है वो ज़्यादा 28 से 30 रुपये किलो की रेंज का है मंडी के अंदर जी। और दूसरी बात हाइब्रिड जो है उसका ज़्यादा 25 या 26 रुपये किलो की ये मंडी में पोजीशन है। अब तक इस वजह से टमाटर का थोड़ा डाउन है। टमाटर का रेट बिका है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, 20 से 24 रुपये किलो तक। उससे पहले भी 2-3 रुपये टमाटर 2 दिन पहले 700 रुपये 750 रुपये किलो था, 700 साढ़े 700 रुपये का रेट था। हाँ, यानी कि तकरीबन 30 रुपये किलो, 25 से 30 रुपये किलो। तो भी आज बारिश ये हुई है, बारिश हुई सुबह से, मौसम खराब था, बारिश हुई है, बारिश में ग्राहक कम आता। अच्छा, तो क्या रेट इस बार ज़्यादा लग रहे हैं क्या? नहीं, रेट कहाँ लग रहे हैं, इस साल तो रेट कम है। पिछले साल तो जो है 2018 1800 रुपये रेट था। उस समय खेतों में फसल ज़्यादा था इसलिए सस्ता मिल रहा था। अभी बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो गया तो थोड़ा बढ़ गया है। और मंडी में क्या रेट मिल रहा है टमाटर? आप लोग क्या रेट में? 50 रुपये किलो मंडी में। हाँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे 60 रुपये बेचते हैं। ठीक है, तो सेल इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं? कोई खास फर्क नहीं है, अभी थोड़ा बहुत का मतलब फर्क है। बेंगलोर का सबसे बढ़िया होता है, थोड़ा महंगा होता है। लोकल टमाटर है थोड़ा मंदा है। इतना महंगा क्यों हो गया टमाटर? महंगा होगा कि बरसात हो गई, फसल खराब हुए हैं। अब कोई मशीनरी सामान तो है नहीं कि 1-2 रोज में बन जाएगा। फसल तैयार होगा जब भी फिर मंदा हो सकता है। कुछ दिन पहले कितने रुपए किलो टमाटर? कुछ दिन पहले था 30, 35, 40, 20 भी बिका है, कहीं 20 भी बिका है बहुत। 1-1.5 महीना पहले 20 बिका है। तो अभी रेट बढ़ेगा या कम होगा? अब मैं नहीं बता सकता, इतना खैर पता नहीं होता है। अच्छा, जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से यहाँ बिकता है। इस साल कावड़ समितियों को सरकार की तरफ से सीधे खाते में राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये पैसा नहीं आ रहा है। इससे कावड़ समितियां परेशान हैं। पिछले साल तक सरकार की तरफ से टेंट, बिजली का सामान और दूसरी सामग्री दी जाती थी। इस बार कुछ नहीं मिल रहा, जबकि सरकार ने जिस फंड का वादा किया वह भी अभी नहीं मिला है। इस नई व्यवस्था को लेकर कई कावड़ समिति अध्यक्षों ने अपनी परेशानियों को जाहिर किया है। इस मुद्दे पर विधायक और दिल्ली सरकार के कावड़ समिति के सदस्य संजय गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई योजना में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही होंगी, लेकिन उनके समाधान भी मौजूद हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी भी समिति या संस्थान को किसी प्रकार की समस्या है तो वे सीधे उनसे या डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब समिति को होने वाले खर्चों के लिए 50% धनराशि एडवांस दी जाएगी और बाकी 50% बिल जमा करने के बाद खाते में भेज दी जाएगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी समिति का खर्च 2 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए एडवांस दिया जाएगा और जैसे ही पंडाल हटाने के बाद ओरिजिनल बिल जमा किए जाएंगे, बाकी राशि भी खाते में भेज दी जाएगी। अब 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और अभी तक किसी समिति के खाते में एडवांस पैसा नहीं आया है। सावन का पवित्र त्योहार 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और भोले बम बम के नारे पूर्वी दिल्ली में लगने वाले हैं। अब नई सरकार बनते ही परिवर्तन हुआ है और संस्थानों को दिक्कतें आ रही है। फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद हैं वो दिल्ली विधानसभा के विधायक हैं शाहदरा से और साथ ही साथ कावड़ समिति के मेंबर भी हैं। मैम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सरकार ने सभी जो संस्थाएं हैं ये कैंप लगाती हैं, हमेशा से भोले भक्तों की सेवा करती हैं, उन सब से चर्चा करके एक पॉलिसी बनाई कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का पैसा उनको दिया जाएगा और साथ में 1200 यूनिट बिजली की फ्री दी जाएंगी। और जो पहले बिजली के मीटर को लेने के लिए मान लीजिए 20,000 रुपये लगते थे, मात्र 5,000 रुपये लगेंगे। 25% ही देना पड़ेगा सिक्योरिटी का। और साथ में जो व्यवस्थाएं पूर्व में जैसे शौचालय मिलते थे, उसमें भी अब शौचालय की सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। विश्वास है जनता ने, इसलिए 27 साल के बाद हम सबको चुना है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली को उन्होंने देखा, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और समस्या है तो हम बैठे हुए हैं ना। आप यदि एक हफ्ते आपने समाप्त, मान लो कैंप 24 को समाप्त हुआ, पुनः आपको बता रहा हूँ, तो आपने 25 को अपने बिल लगा दिया और आपको विद इन ए वीक आपको पैसा दिलाने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए हम उस काम को करेंगे पूरा। तो ये थे हमारे साथ विधायक संजय गोयल, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कावड़ समिति को किसी तरह की परेशानी आती है तो उनका दफ्तर हमेशा के लिए खुला है और जिला अधिकारी के तहत अपने सारे कागजी कार्रवाई कराएं और जो 50% बाद में मिलने वाला, अगर उसकी बिलिंग जल्दी हो जाती है
तो उनका निश्चित तौर पर पैसा भी जल्दी आएगा, लेकिन समय सीमा 3 महीने की निर्धारित की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली का नन्नगरी फ्लाईओवर अब लगभग तैयार हो चुका है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह भीस्ट ने रविवार को फ्लाईओवर और जेल रोड का निरीक्षण किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और इलाके में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि जेल रोड का चौड़ीकरण न होने से जाम की समस्या बनी रहती है। नन्नगरी फ्लाईओवर में 27 पेड़ रुकावट बने हुए थे और जलभराव भी एक बड़ी समस्या है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि नन्नगरी फ्लाईओवर लगभग 70% बनकर तैयार है। यह फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। इसके नीचे 6 यूटर्न बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। इसके साथ ही फ्लाईओवर के आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो 27 पेड़ निर्माण में रुकावट बन रहे थे उन्हें हटाकर दूसरी जगह लाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अब कोई बड़ी रुकावट नहीं बची है और अगले 1 महीने के अंदर फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस फ्लाईओवर से इलाके के लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी और आसपास के इलाकों में आवाजाही आसान हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, ये दोनों की चिंता हमेशा लगी रहती थी कि कैसे नन्नगरी फ्लाईओवर का रुका हुआ काम इसको पूरा करना है। इसमें 27 पेड़ बीच में आ रहे थे। ये काम तो 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर 27 पेड़ों की वजह से जो है परमिशन नहीं मिल रही थी और ये काम अटका हुआ था। मगर जब से हमारी सरकार बनी, हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के द्वारा ये बार बार कहा गया कि सारे रुके हुए कामों को पूरा करवाना है। हमने एक एक फाइल के पीछे पढ़कर, जहाँ पर वो डिपार्टमेंट में, चाहे हमको DDA के पास जाना था, हाई कोर्ट में हमको जहाँ से परमिशन मिलनी थी, उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबके पास में रेगुलर मीटिंग करने के बाद में, क्योंकि अगर काम बहुत ही डिले हो जाता है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो कॉस्ट का इफेक्ट फिर वो दिल्ली के टैक्स पेयर के ऊपर आता है। ये दिल्ली सरकार, जो इससे पहले के हमारे मुख्यमंत्री थे केजरीवाल साहब, आतिशी जी, ये उनकी नाकामियां थी कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर में ध्यान नहीं देते थे। केवल कमीशन खाने के अलावा वो जो है समय से कंप्लीट हो जाए, ऐसा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। और ये लाखों लोगों का जीवन का ये केवल एक फ्लाईओवर बनने से उनका जीवन में सुधार आ सकता है। हमने तो सोचा था कि बस कार्य तेजी से होगा, लेकिन ये कार्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर पाए थे। मैं अभी अपने माननीय मंत्री प्रवेश जी के साथ, जो दिल्ली के इरिगेशन फ्लड के साथ साथ सड़क के मंत्री हैं, जल बोर्ड के, अभी हम लोग एक और जगह गए थे जहां बरसों से रुका हुआ एक कार्य को आज इन्होंने गति दी है। और आज इस जगह मैं हैरान परेशान था, 27 पेड़ को शिफ्ट करना है। हम पेड़ को शिफ्ट करते हैं, पेड़ को नष्ट नहीं करते, उसका भी ऑर्डर नहीं मिलना और आज इतनी तेजी से इस कार्य का होना, हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र की जो अपेक्षा है राज्य से, उस अपेक्षा से भी ज्यादा गति से राज्य काम कर रहा है। स्कूलों में नया सेशन अप्रैल में शुरू हो चुका है, लेकिन कई क्लास की किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इस बार कई क्लासेस के सिलेबस में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से NCERT की किताबों की छपाई में देरी हो रही है। जब हमारी संवाददाता ने बुक सेलर से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी केवल 8वीं क्लास की एक सब्जेक्ट की ही किताब आई है। वहीं 5वीं क्लास की कुछ किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन पूरी किताबों का सेट आने में समय लगेगा। दुकानदारों का कहना है कि सिलेबस बदले जाने के कारण किताबों की छपाई में देरी हो रही है और अभी ये कहना मुश्किल है कि सभी किताबें कब तक उपलब्ध होंगी। ग्राहकों का कहना है कि बच्चों को बिना किताबों के पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लगभग आ गई हैं। NCERT में तो रहती है, थोड़ी बहुत शॉर्ट रहती है, कोई किताब पहले आ गई, कोई बाद में आ गई, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं, सब कोऑपरेट करते ही हैं बच्चे, जैसे आती है वो ले जाते हैं। अब कौन सी क्लासेस जिनकी किताबें तक पूरी नहीं आई? ऐसा है कि मोस्टली आ ही गई हैं लगभग। अब कई बार कहीं स्कूलों में पुराना कोर्स चल रहा है, कहीं नया चल रहा है, तो ये भी दिक्कत है ना। 8th की रह गई है जी,
8th की नहीं आई है, बाकी तो आ गई हैं सब। 8th की कौन सी बुक्स रह गई? सभी सारी रह गई, बस अभी इंग्लिश ही आई है और तो कोई भी बुक आई है नहीं। अभी? हाँ, अभी इंग्लिश की आई है। अच्छा, और बाकी क्लासेस जो बोला जाता है? बाकी सब आ गई हैं। 5th की भी 2 किताब रह गई हैं, 2 आ गई हैं। तो ऐसे में कितना प्रॉब्लम होती है? बच्चे आते हैं यहाँ पे पूछने? आप रोज आते हैं, डेली पूछने आते हैं बच्चे। तो फिर आप क्या मतलब क्या कहते हैं? 2-4 दिन में आएगी, हफ्ते में आएगी, 10 दिन में आएगी, टाइम ही दे सकते हैं। अभी 5वीं क्लास की नहीं आई है और 8वीं क्लास की नहीं आई है किताबें। नहीं, 8वीं की एक आई है पूर्वी और 5वीं की हिंदी और इंग्लिश की आई है, बाकी अभी आई नहीं है किताबें। कितनी किताबें जो अभी तक रह चुकी हैं? अब ये रह गई हैं 7 किताब तो 8वीं क्लास की रह गई है और 5 किताब उसकी रह गई है 5वीं क्लास की। हाँ जी, पहले भी आई, पहले बुक नहीं मिली थी। अभी क्या कह रहे हैं, आ गई है या नहीं? अभी आप भैया से बात कर रही हूँ। तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है? कितनी दिक्कत होती है बच्चों की पढ़ाई करने में? बहुत दिक्कत होती है, बुकें नहीं मिलेंगी तो। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में बीते 20 दिनों से सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा है। यहाँ हर दिन हजारों लोग सब्जी बेचने और खरीदने आते हैं, लेकिन पानी भरने से सभी को काफी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि हल्की सी बारिश में सड़क पर नाले का गंदा पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई नहीं होने से पानी मंडी में घुस गया है। पानी इतना ज्यादा है कि मंडी के सामने बने सीएनजी पंप को भी बंद करना पड़ा। दुकानदार, ग्राहक और रेडी लगाने वाले सभी परेशान हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मंडी में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है। सरकार ने पहले कहा था कि मॉनसून से पहले नालों की सफाई हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि अगर हल्की सी बारिश में ऐसा हाल है तो असली बारिश में क्या होगा। हर दिन आने जाने वालों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालत कम से कम 20 दिन पानी भरे को। अच्छा। हाँ, बगैर बारिश के पानी भर रहा यहाँ पे। ये नाले अटे पड़े सक रही है। हाँ। नालों की सफाई नहीं हो रही? सफाई भाई कुछ ना हो रही यहाँ पे। तो सरकार तो कह रही कि नालों की सफाई हो चुकी है। हाँ, कुछ भी ना हो रहा है। सभी नाले सभी रुके पड़े हैं सब। आगे तक सीएनजी पंप है, ये बंद होगा। इसी चक्कर में पानी भरा पड़ा सब में, उधर ही भरा पड़ा सब, बहुत ज्यादा। तो बरसात तो इतनी हुई नहीं दिल्ली में अभी। ये नाले का पानी है रुका हुआ, आगे नाले सब बंद पड़े हैं। बारिश से कम है, रुका हुआ पानी ज्यादा है। ये बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए लगातार पानी बढ़ ही रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पानी। बरसात तो हो नहीं रही दिल्ली में? नहीं, बस ये सीवर बंद है। हाँ जी। नालों की सफाई नहीं हो रही? नहीं। तो सरकार ने तो कहा था नालों की सफाई हो चुकी है। कहाँ हुई? आप देख रहे हो, आप जस्ट ये फोटो खींचो इसका, आप ले जाओ ना नाले का पानी। है जी, कितनी परेशानी हो रही है। अब ये देख लो आपको। नाले की सफाई क्या, मंडी का जो आगे नाला बना हुआ है, पीछे नाला नीचे पड़ जाता है। नाले की सफाई हो रही है बराबर, मगर पानी फिर भी नहीं निकलता। दिल्ली सरकार ने दावे किए थे कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई कर ली जाएगी, जिससे कि मानसून के समय में जलभराव की समस्या तो लोगों को उससे जूझना ना पड़े। मानसून आ चुका है, लेकिन दिल्ली में बारिश अभी तक नदार है, लेकिन उससे पहले ही बाढ़ की स्थिति जो है बन चुकी है। फिलहाल मौजूद हूँ गाजीपुर में। आपको दिखाना चाहूंगी कि गाजीपुर मंडी के जस्ट सामने का जो रोड है पूरी तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ। और ये पानी जो है बरसात का पानी नहीं है, बल्कि ये पानी है नाले का, क्योंकि ये नाला जो है साथ में इसके नाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। नालों की सफाई ना होने की वजह से ये पूरा पानी जो है रोड पे आ चुका है। तकरीबन 20 यूनिट पानी को भर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई सफाई की गई है, ना ही कोई मशीन द्वारा पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों का आना जाना हर वक्त चालू रहता है। यहाँ पे सब्जी मंडी है, आगे भी जाके मंडियाँ हैं, लेकिन और साथ में जो है सीएनजी पंप भी है, जिसकी वजह से जो पानी भरा हुआ है वो उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि लोगों को भी यहाँ पर किस तरह की जो सीएनजी वगैरह है वो नहीं मिल पा रही है। आए दिन लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और लोगों ने बताया कि रात के समय जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। और यहाँ पर जो पूरी मार्केट है, पूरी जो सोसाइटी है, पूरी तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सीएनजी पंप भी बंद कर दिया गया क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, लोगों को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। यानी कि सरकार के दावे मानसून से पहले ही विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे कि लोगों को जलभराव की स्थिति से सामना जो ना करना पड़े। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCA। नंदागिरी पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध देशी शराब और एक स्कूटी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा था। दरअसल बी ब्लॉक नंदागिरी के पास गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को एक युवक स्कूटी पर 2 बोरियों के साथ संदिग्ध हालत में नजर आया। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो वह स्कूटी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस जांच में आरोपी की पहचान विकास कसाना के रूप में हुई है, जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और सप्लायरों की तलाशी में जुटी है।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव इस बार बेहद खास और रोमांचक रहे। इसमें प्रधान पद पर हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी पद पर जगदीप सिंह कहलो निर्विरोध चुने गए। उनके स्वागत में ककरडूमा के बैंकेट हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरचरण सिंह राजू की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में हरमीत सिंह कालका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस प्यार और स्वागत के लिए सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान समय नहीं मिल पाया था, लेकिन यमुना पार के सिख भाइयों से उनका पुराना और गहरा संबंध है। जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कहलो ने भी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई जिम्मेदारी के तहत जल्द ही नई योजनाओं पर काम शुरू होगा और ग्रुप के संचालन में सुधार लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे यमुना पार के लोगों से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेता गुरचरण सिंह राजू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विवाद के कारण इस कार्यक्रम को थोड़ी सी देरी से आयोजित किया, वरना ये पहले ही हो जाना था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरमीत सिंह कालका उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वे जरूर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में फिर से सेवा करना चाहेंगे। सरदार गुरचरण सिंह राजू जी होना दा खास तौर पर धन्यवाद है कि ये प्रोग्राम इन्होंने रख के ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ और संगत ने जिस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇ और ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ और मैं सरदार सुखविंदर सिंह बब्बर का भी इस करके धन्यवाद रखता कि उन्होंने साढ़े लिए जो प्रोग्राम रखा। सरदार गुरचरण सिंह राजू जी और सरदार सुखविंदर सिंह बब्बर साहब साढ़े मैंबर जमुना पार कड़कड़डूमा विखे अज का ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो दोबारा एग्जैक्टिव की चोन हुई है, सारे प्रबंधकों का इत्थे सन्मान किया गया। सो असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां वीरां दे कि जिन्हां ने सानू इन्ना मान बख्शिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारी टीम सारी जमुना पार की संगत जिहड़ी अज इन्नी वड्डी गिनती दे विच इत्थे पहुंची है, उन्हां दा भी धन्यवाद करते हैं कि साडी हौसला अफजाई की है। ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है हमारी गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये नॉन पॉलिटिकल है। और आज प्रोग्राम रखा गया जो चुनाव जीते थे, ये दोबारा से जो टीम बनी है उसके लिए आज ये प्रोग्राम हुआ था। तो हमने ये प्रोग्राम तो हफ्ते पहले से रखा हुआ था, लेकिन उस बीच में मेरे इस्तीफे की और उसकी घटना घट गई, जिसकी वजह से ये बात थोड़ी सी आई बीच में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर मुझे कालका साहब ने जो ऑफ़र दिया है, कालो साहब ने जो ऑफ़र दिया है कि भाई आप हमारे साथ में जुड़ के काम कीजिए। मैं काम तो पहले भी कर रहा था संस्था के साथ में, अपने कमेटी के लिए या अपने लोगों के लिए हम काम करते रहते हैं। जो हमारे परिवार जो कमज़ोर परिवार हैं या दूसरे परिवार हैं, हम उनके लिए काम तो करते रहते, छोटे मोटे जो कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे कालका जी ने ऑफ़र दिया तो मैं समझता हूँ इस संस्था के साथ में जुड़कर और अच्छा काम कर सकते हैं। हम अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो समस्या हमारे लोगों की हैं उनको हम दूर करने का काम कर सकते हैं। हम यही काम करेंगे। तो मुझे जो और दूसरी ऑफर भी मिली है तो मैं समझता हूँ अपने लोगों से बैठ के हम डिस्कस करेंगे। ककरडूमा में प्राइवेट अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक, ओपीडी और डायलिसिस यूनिट के विस्तार का उद्घाटन आज साध्वी रितंभरा द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साध्वी रितंभरा ने कहा कि यह अस्पताल समाज सेवा के लिए जाना जाता है और यहां आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। उन्होंने अपनी एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार एक साध्वी की तबीयत खराब हुई थी और एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले पैसे की मांग की थी, लेकिन ये ऐसा अस्पताल है जहां पैसों के अभाव में किसी मरीज को लौटाया नहीं जाता। अस्पताल के मालिक डॉक्टर विनय अग्रवाल ने भी दीदी माँ का आभार जताया और कहा कि हमें समय समय पर उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये अस्पताल पूर्वी दिल्ली के लिए लगातार स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। जल्द ही ये 100 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनने जा रहा है। आज बहुत ही आनंद का विषय है, इतनी सुंदर आधुनिक व्यवस्था के साथ पुष्पांजलि का ये जो है नए सृजन का लोकार्पण हुआ है। मैं सोचती हूँ इस चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, सारे मरीजों को जो है सुखी रखने का, वो कैसे अपने कष्टपूर्ण समय को अच्छे से निकाल सकें, उसके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था खड़ी हुई है। आने वाले समय में पुष्पांजलि 100 बेड का एक आधुनिक संकुल
सिद्ध होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल जी और उनके सभी टीम को, उनके डॉक्टर्स की टीम को, उनके स्वजन सहोदर मित्रों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। पुराना आशीर्वाद शुरू से जब से पुष्पांजलि बना, दीदी माँ का सहयोग मिलता रहा है और पुष्पांजलि एक 15 बेड के अस्पताल से शुरू हुआ था। अब आने वाले समय में ये 100 बेड का एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में डेवलप होगा। जहाँ आप हैं ये इसका कॉरपोरेट ऑफिस है। इसमें हमने एक फ्लोर पे 15 बेड का डायलिसिस यूनिट बनाया है और एक फ्लोर पे जो नॉन एडमिटिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे डेंटल है, फिजियोथेरेपी है और मेंटल हेल्थ है, उसके डिपार्टमेंट रहेंगे। 2-3 फ्लोर में हमारा ऑफिस रहेगा, ये ऑफिस ब्लॉक है। तो दीदी का आशीर्वाद मिला है और आप सब लोग, पुष्पांजलि जाना जाता है अपनी जन। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।